पैसा कहाँ लगाएं? जमीन में या फिर शेयर बाजार में? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर घूमता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि वेल्थ बनाने के लिए कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर है। सोचिए, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी खासी रकम है, तो आप क्या करेंगे? क्या एक ठोस दिखाई देने वाला घर खरीदेंगे या फिर उस पैसे को स्टॉक मार्केट की तेज लहरों के हवाले कर देंगे? चलिए इस बड़े सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। तो कोई भी कंपैरिजन शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम असल में बात किस चीज की कर रहे हैं। चलिए पहले इन दोनों को ठीक से समझ लेते हैं। तो रियल एस्टेट का सीधा सा मतलब है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कोई घर, कोई दुकान या जमीन का टुकड़ा। अब इसमें पैसा बनता कैसे है? दो तरीके हैं। एक तो आप इसे किराए पर दे दो और हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती रहे, या फिर बस इंतजार करो और समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ने दो। और दूसरी तरफ है स्टॉक मार्केट। यहाँ आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। मतलब एक तरह से आप उस कामयाब कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। और यहाँ कमाई होती है दो तरह से। एक तो जब आपके खरीदे हुए शेयर की कीमत बढ़ जाए, और दूसरा जब कंपनी को मुनाफा होता है तो वो अपने हिस्सेदारों को डिविडेंड देती है। तो अब जब हम दोनों को समझ चुके हैं, तो चलिए एक एक करके कुछ जरूरी मुद्दों पर इन्हें तोलते हैं और देखते हैं कि कौन किस मामले में बेहतर है। पहला राउंड, शुरुआत करना कितना आसान है। देखिए, रियल एस्टेट में एंट्री के लिए एक बहुत बड़ी रकम चाहिए, लाखों में। और अगर कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए तो अपनी प्रॉपर्टी बेचना महीनों का काम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी से भी शुरुआत कर सकते हैं और जब चाहें अपने शेयर सेकंडों में बेच सकते हैं। तो इस राउंड में स्टॉक मार्केट क्लियर विनर है। अब बात करते हैं ग्रोथ की, यानी पैसा बढ़ता कैसे है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है और किराया आता है, सिंपल। लेकिन स्टॉक मार्केट के पास एक मैजिकल पावर है जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके कमाए हुए मुनाफे पर दोबारा मुनाफा कमाना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला जो पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते एक बहुत बड़ा दैत्य बन जाता है। अब आते हैं रिस्क पर, क्योंकि भाई रिस्क तो हर जगह है। रियल एस्टेट में एक सुकून है कि आपके पास एक ठोस चीज है जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन खतरा यह है कि लोकल मार्केट में मंदी आ सकती है या कोई कानूनी झंझट खड़ा हो सकता है। वहीं स्टॉक्स में सबसे बड़ा रिस्क है बाजार का उतार चढ़ाव। कीमतें रातों रात ऊपर नीचे हो सकती हैं, और याद रखिए ये सिर्फ एक नंबर है। अगर कंपनी ही डूब गई तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। और आखिर में मेहनत कितनी लगती है। सच कहूं तो एक प्रॉपर्टी का मालिक होना अपने आप में एक पार्ट टाइम जॉब है। सही किराएदार ढूंढो, मेंटेनेंस का ध्यान रखो, कुछ टूट फूट गया तो ठीक कराओ। इसमें टाइम और एनर्जी दोनों लगते हैं। दूसरी तरफ है स्टॉक मार्केट। यहाँ आप म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ एक फंड मैनेजर आपके लिए सारा काम करता है। ये बिल्कुल पैसिव है, पैसा लगाओ और भूल जाओ। तो चलिए थ्योरी बहुत हो गई, अब एक रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। मान लेते हैं कि किसी के पास 20 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम देखेंगे कि 10 साल बाद रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट, इन दोनों रास्तों पर ये 20 लाख रुपए कहाँ तक पहुँचते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 20 लाख रुपीज। इसी रकम से हम दोनों खेल खेलेंगे। तो पहला रास्ता है रियल एस्टेट का। यहाँ इन्वेस्टर अपने 20 लाख रुपए को डाउन पेमेंट की तरह इस्तेमाल करता है और बाकी का पैसा बैंक से लोन लेकर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लेता है। इसी को कहते हैं लीवरेज, मतलब अपने कम पैसे से कई गुना बड़ी चीज खरीद लेना। और ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और 10 साल बाद जो नतीजा सामने आता है वो सच में हैरान करने वाला है। प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई कीमत और किराए से हुई कमाई सब मिलाकर कुल वेल्थ बनती है लगभग 2.5 करोड़ रुपए, 2.56 करोड़ रुपीस। ये है लीवरेज का कमाल। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी स्टॉक मार्केट पर। यहाँ इन्वेस्टर अपने पूरे के पूरे 20 लाख रुपए सीधे एक इक्विटी ईटीएफ में डाल देता है। सिंपल, कोई लोन नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं। और 10 साल बाद यहाँ कंपाउंडिंग का जादू चलता है। ये 20 लाख रुपए बढ़कर हो जाते हैं लगभग 62 लाख रुपए। अब आप देख सकते हैं दोनों नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है रियल एस्टेट में इस्तेमाल किया गया लेवरेज। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रियल एस्टेट ही बेस्ट है? नहीं, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। चलिए अब ये समझते हैं कि इन नंबर्स का हमारे लिए क्या मतलब है और सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।
तो अगर हम एक फाइनल स्कोर कार्ड बनाएं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। लिक्विडिटी यानी पैसे को आसानी से निकालने के मामले में स्टॉक्स जीतता है। कम पैसे से शुरुआत करने के मामले में स्टॉक्स जीतता है। ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में भी स्टॉक्स का पल्ला भारी है। लेकिन टैक्स बेनिफिट्स और महंगाई से बचाने के मामले में रियल एस्टेट बाजी मार जाता है। तो सवाल ये है कि कौन सा रास्ता किसके लिए सही है। देखिए, जवाब बहुत सीधा है। अगर किसी के पास एक बड़ी रकम है जिसे हर महीने एक रेगुलर इनकम चाहिए और जो थोड़ी बहुत भागदौड़ करने से नहीं घबराता, तो रियल एस्टेट एक शानदार ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई कम पैसे से शुरुआत करना चाहता है, लंबे समय में वेल्थ को तेजी से बढ़ाना चाहता है और सब कुछ आराम से बिना किसी सिरदर्दी के मैनेज करना चाहता है, तो स्टॉक मार्केट उसका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन क्या ये लड़ाई या तो ये या वो वाली है? क्या सच में हमें दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। और वो रास्ता है दोनों का मिक्सचर, एक हाइब्रिड अप्रोच। जरा सोचिए, अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 60% स्टॉक्स में लगाया जाए ताकि हाई ग्रोथ मिले, और बाकी का 40% रियल एस्टेट में, जो आपको स्टेबिलिटी और हर महीने एक रेगुलर इनकम दे। और अब आती है सबसे मजेदार बात, रियल एस्टेट से जो किराया आ रहा है उसी पैसे से स्टॉक मार्केट में एसआईपी की जाए। ये एक ऐसा जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन साइकिल बन जाता है जो आपकी दौलत को लगातार ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ाता रहता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि रियल एस्टेट बेहतर है या स्टॉक्स। असली सवाल ये है, मेरे अपने फाइनेंशियल गोल्स, मेरे बजट और मेरी रिस्क लेने की हिम्मत के हिसाब से इन दोनों का सही मिक्सचर क्या है। और यकीन मानिए, जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल गया, वही आपकी फाइनेंशियल आज़ादी की चाबी होगी। इस पर सोचिएगा ज़रूर।